नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी पॉलिटिकल खबर से। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर गलती कर दी। एक बार फिर देश की सबसे पुरानी पार्टी को एम्बेरस किया। आज राहुल ने भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई तो इंडियन स्टेट से है। बाद में कांग्रेस से प्रवक्ता सफाई देने लगे, इंडियन स्टेट को अपने अपने तरीके से डिफाइन करने लगे, पर तीर कमान से निकल चुका था और बीजेपी ने मौके को लपक लिया। राहुल के बयान को देश विरोधी करार दिया। जेपी नड्डा ने कहा, अब तो राहुल गांधी ने सरेआम मान लिया कि वो देश से नफरत करते हैं। अर्बन नक्सल की बात पहले दबी जुबान से होती थी, लेकिन अब तो राहुल गांधी ने बता दिया कि वो देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। हरदीप पुरी ने राहुल को मानसिक तौर पर दिवालिया बताया। रविशंकर प्रसाद को तो राहुल पर तरस आ गया। उन्होंने कहा, राहुल को खुद तो कोई समझ है नहीं, उनके ट्विटर भी माओवादी हैं, इसलिए राहुल अब माओवादियों की भाषा बोल रहे हैं। राहुल ने जिस मौके पर यह बयान दिया वो मौका भी ऐतिहासिक है। 40 साल बाद आज कांग्रेस का ऑफिस नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ। जब राहुल ने इंडियन स्टेट से जंग की बात की तो कांग्रेस के नेताओं ने तालियां बजाई। बाद में एहसास हुआ कि गड़बड़ हो गई। जब चारों तरफ से हमले हुए तो कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी का बचाव किया। यह सब मैं आपको दिखाऊंगा। मौका था कांग्रेस पार्टी के नए हेडक्वार्टर के उद्घाटन का। 1978 से कांग्रेस का ऑफिस 24 अकबर रोड हुआ करता था, लेकिन अब कांग्रेस का नया पता होगा 9A कोटला रोड। कांग्रेस का नया दफ्तर 15 साल में बनकर तैयार हुआ है। आज पार्टी मुख्यालय का उद्घाटन सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के भाषण हुए। सबने नरेंद्र मोदी की सरकार को कोसा, लेकिन जब राहुल की बारी आई तो उन्होंने सबसे पहले जेब में रखी संविधान की कॉपी निकाली। सामने बैठे लोगों से कहा, कांग्रेस संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है। फिर कहा, उनकी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस नफरत के खिलाफ लड़ रही है, कांग्रेस गरीबों के लिए लड़ रही है। और इसके बाद राहुल की लाइन अचानक बदली और उन्होंने गड़बड़ कर दी। उन्होंने कहा, जो लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस की लड़ाई आरएसएस या बीजेपी से है, वो गलत है। असल में कांग्रेस की लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, यानी भारत राज्य से है, क्योंकि सारी सरकारी संस्थाओं पर बीजेपी और आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ किया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस के लिए ये लड़ाई बहुत मुश्किल होती जा रही है। मैं आपको राहुल गांधी का पूरा बयान सुनवा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। We are fighting a civilizational war with these people. They are every day attacking the ideas that we believe in. And only this organization, only the people in this room and the millions of workers of this organization have the courage and the capability to stop them. Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. Investigative agencies which are supposed to investigate crimes are being used against opposition. We do not know whether our institutions are working or are non-functional. अब राहुल गांधी ने यह तो साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस की लड़ाई, कांग्रेस की फाइट इंडियन स्टेट के खिलाफ है। इंडियन स्टेट का मतलब है भारत राज्य। इसीलिए जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की हकीकत अब देश को पता चल गई है। नड्डा ने कहा कि अर्बन नक्सलों के साथ राहुल गांधी का नेक्सस अब खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस और राहुल गांधी के ऐसे संगठनों से गहरे संबंध हैं जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी जो कुछ भी करते हैं वो भारत के टुकड़े टुकड़े करने
और समाज को बांटने वाली बातें होती हैं। वो देश को कमजोर करना चाहते हैं। नड्डा ने कहा कि सत्ता के लालच में कांग्रेस और राहुल गांधी इतने अंधे हो गए हैं कि वो देश की अखंडता से भी समझौता करने के लिए तैयार हैं। हालांकि जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। जेपी नड्डा ने अपनी बात ट्विटर पर लिखी, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैमरे पर कहा, उन्हें तो राहुल गांधी की अक्ल पर तरस आता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल को माओवादियों ने घेरा हुआ है, वही लोग चाबी भरते हैं और राहुल गांधी खिलौनों की तरह बोलने लगते हैं। राहुल गांधी न देश समझते हैं न संविधान समझते हैं। आज तो उन्होंने संघ कहा कि पूरा इंडियन स्टेट से भी हम विरोध करेंगे। राहुल गांधी जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं वो माओवादी भाषा है और हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। मैं संसद में भी उनको समझा चुका हूं, उनकी आलोचना कर चुका हूं। न वो हिंदुस्तान समझते हैं न संविधान समझते हैं, इसलिए अनाप शनाप बकबक करते हैं। अपने तो कम पढ़ते हैं, जो उनको पढ़ाने वाले हैं वो माओवादी हैं। अब मैं आपको इस मामले में कांग्रेस का पक्ष सुनवाता हूं। जैसे ही बीजेपी ने हमला किया, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी के बचाव में उतरे। केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, गौरव गोगोई से लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी तक, सब ने बीजेपी पर राहुल गांधी के बयान को गलत रेफरेंस में पेश करने का आरोप लगाया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी द्वारा सरकारी संस्थाओं पर कब्जे की बात की, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया, मोहन भागवत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसीलिए अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपने आका के बचाव के लिए राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। अभी बीजेपी वाले झूठे इल्जाम रखने में माहिर है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहा। तो भारतीय जनता पार्टी जो कह रहे हैं उसके ऊपर अब ज्यादा ध्यान देने का जरूरी नहीं है। जो आजादी के खिलाफ मोहन भागवत जी ने जो कहा, अभी मोदी जी साफ कर रहे हैं कि वो मोहन भागवत जी के साथ है, नहीं तो ये देश को आजादी लाकर जो लाखों लोग शहीद हुए उन लोगों के साथ है। मोदी जी अब साफ करना है, वो ये जरूरी है। अभी कांग्रेस के खिलाफ इल्जाम लगा देके उन लोग जो मोहन भागवत जी जो कहा उसको अब कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने यही डिमांड मांगा है कि उनके मोहन भागवत जी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। मोहन भागवत का नाम रेवंत रेड्डी बार बार क्यों ले रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन आपने नोट किया होगा कि इंडियन स्टेट के बारे में रेवंत रेड्डी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन केंद्र सरकार में मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी पर इल्जाम लगाने के बजाय राहुल गांधी का मेंटल चेकअप करवाना चाहिए। हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री तो बनना चाहते हैं और देश के खिलाफ लड़ाई का ऐलान भी करते हैं, देश को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। इस तरह की हरकत सामान्य बुद्धि वाला इंसान तो नहीं कर सकता। वहाँ तक मुझे याद है मेरे अपने पॉलिटिकल जीवन में कि फाइटिंग द स्टेट तो सिर्फ ये नक्सलाइट्स करते हैं, वो जो मतलब आर्म्ड इंसरेक्शन, क्या उसका वो इरादा है कि यह इंटेलेक्चुअली फाइट कर रहा है, जो भी कर रहा है। भाई आपने शपथ ली है as a member of parliament, you're the leader of opposition, कि you will either in the name of God or in the name or with your hand on the constitution that you will serve the Indian state. That is what he means. और इसके खिलाफ हो गया, आज कहता है I'm going to fight the Indian state. लगता है मेरे को कहीं डिस्कनेक्ट है, some disconnect and और पता नहीं, I don't want to give him an easy way out, पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे और क्या कह गए, पर जो उन्होंने कहा इट नीड्स टू बी सिवियरली कंडेम्ड। एक तरफ तो यू वांट टू ले क्लेम टू द हाईएस्ट इलेक्टेड ऑफिस इन द कंट्री इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, और साथ में आप इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हो। इसके बाद सचिन पायलट ने राहुल गांधी का बचाव किया। पायलट ने कहा राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा। आज देश में संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं, सरकार संसद में विपक्ष को बोलने नहीं देती, सवालों के जवाब नहीं देती। सचिन पायलट ने कहा कि मोहन भागवत आजादी की लड़ाई को ही नकार रहे हैं। ऐसे में राहुल जिस विचारधारा की लड़ाई की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब है।
आप सब जानते हैं संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जो कमजोर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की, संस्थानों की, उसमें कमी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और जवाबदेही तय हो। अगर हम लोग को सवाल पूछते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, उसके जवाब मिलने चाहिए। तो जो संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल होना पड़ेगा और हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे सड़कों पे, सदन के अंदर। असली बात यह है कि देश की आजादी के संग्राम में भाजपा और उनके सहयोगी जो संस्थाएं और दल थे, उनका कोई योगदान था नहीं। देश की आजादी दिलाने में कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा, शहादत का, बलिदान का, त्याग का, तपस्या का, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। जिसने कुछ खोया नहीं, जिसने शहादत नहीं, जिसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, जो जेलों में नहीं गए, वो इस देश की आजादी को समझ नहीं सकते। इसलिए उनको आजादी के अलग अलग दिन दिखाई देते हैं। इस देश को आजादी भारत के लोगों ने दिलाई थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिलाई थी, हम सबों ने मिलकर दिलाई थी। तो 15 अगस्त को कौन भूल सकता है, और जो भूल रहा है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। सचिन पायलट के इस इल्जाम के जवाब में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस से लड़ने की बात कहें तो ठीक है, लेकिन इंडियन स्टेट से लड़ने की बात गले नहीं उतरती। चिराग पासवान ने कहा, उन्हें तो हैरानी इस बात पर है कि कांग्रेस के नेता राहुल की देश विरोधी बातों को सपोर्ट कर रहे हैं। राहुल जी तो कई बार क्या बातें कहते हैं, थोड़ा सा उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि कहते कहते वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो समझ के परे है। वो तो भाजपा और आरएसएस से लड़ाई लड़ते लड़ते इंडियन स्टेट से भी वो लड़ाई लड़ने लग गए। तो ये समझ के परे है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि हर किसी की भावना का मैं सम्मान करता हूँ, बट उनकी भावना भी नहीं समझ में आती तो सम्मान या उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देने का औचित्य ही नहीं है। तो वो कहते कहते जब वो इंडियन स्टेट का जिक्र करते हैं, तो अगर वो भारत से ही अगर इसकी अपनी लड़ाई वो लड़ रहे हैं तो फिर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। आप बोलते बोलते आप इतना आप नहीं बोल सकते एग्रेशन में कि आप देश से ही आप युद्ध अपना शुरू कर दें। देश की जनता इन तमाम बातों को भी सुन रही है और उनके अपने साथी नेताओं को भी इस पर अध्ययन करने की जरूरत है कि क्या इस सोच का वो समर्थन करते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी का मकसद सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी से लड़ना झगड़ना है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि मोदी तीसरी बार चुनाव जीत गए, फिर से प्रधानमंत्री बन गए। पिछले 10 साल में राहुल गांधी ने मोदी को हराने के लिए सब कुछ करके देख लिया। कभी अकेले लड़े, कभी पैदल चले, कुछ नहीं हुआ। सारी मोदी विरोधी पार्टियों का मोर्चा बनाया, वीडियो वॉर लॉन्च की, पर मोदी को हरा नहीं पाए। राहुल ने क्या कुछ नहीं किया। किसानों को भड़काया, टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दिया, राफेल को लेकर करप्शन के इल्जाम लगाए, लेकिन मोदी को रोक नहीं पाए। दूसरे राउंड में राहुल ने विदेशों में जाकर एंटी इंडिया कैंपेन चलाने वालों का सहारा लिया। भारत में आरक्षण, संविधान और बाबा साहब की बात करके दलित वोट हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद मोदी तीसरी बार चुनाव जीत गए। और इसकी वजह है कि राहुल गांधी मोदी को समझ ही नहीं पाए। वो अपनी धुन में हैं, वो देख भी नहीं रहे कि मोदी किस दिशा में जा रहे हैं। राहुल गांधी कन्विंस्ड हैं कि मोदी चुनाव इसलिए जीतते हैं क्योंकि मोदी का जुडिशरी पर कंट्रोल है, इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है, वो ईडी से नेताओं को डराते हैं और राहुल मानते हैं कि मीडिया मोदी के कब्जे में है। पर यह राहुल की बहुत बड़ी गलतफहमी है। इन सारे इंस्टीट्यूशंस पर न कोई कब्जा कर सकता है और न कोई कब्जा करके चुनाव जीत सकता है। अगर मोदी ने चुनाव जीते तो इसके पीछे मोदी की मेहनत है। राजनीति के लिए 24 घंटे अपने आप को खपाने की ताकत है। मोदी ने पिछले 10 साल में जबरदस्त काम किया है। मुझे वो बताने की जरूरत नहीं हो कि प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में अपने काम गिनाते हैं, पर राहुल और उनके साथी मोदी विरोध में इतने खोए हुए हैं कि वो कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं है। वो तो एक अंधेरे काले कमरे में एक काली बिल्ली को ढूंढ रहे हैं, जबकि बिल्ली उस कमरे में है ही नहीं। आज राहुल गांधी ने एक और गलती की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को देशद्रोही करार दिया। उनके बयान को मिसकोट करके आरएसएस को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस न संविधान को मानता है, न राष्ट्रीय ध्वज को मानता है, और अब तो मोहन भागवत ने कह दिया कि भारत को आजादी 1947 में नहीं मिली थी, आजादी राम मंदिर के निर्माण के बाद मिली। राहुल ने कहा इस तरह के बयान के लिए मोहन भागवत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। Yesterday, the chief of the RSS said
that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. He says that the constitution was not the symbol of our freedom. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. राहुल गांधी ने मोहन भागवत के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। का कोई और मुल्क होता तो मोहन भागवत के खिलाफ केस दर्ज हो जाता। इसके बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडे बैनर लेकर अमित शाह के घर के बाहर पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अमित शाह के घर तक पहुंचने नहीं दिया, उससे पहले ही यूथ कांग्रेस के वर्कर्स को हिरासत में ले लिया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के बयानबाजी नहीं रुकी। गौरव गोगोई ने कहा, पुलिस वाले भले ही मोहन भागवत के खिलाफ केस दर्ज न करें, लेकिन कांग्रेस मोहन भागवत के बयान को घर घर पहुंचाएगी। आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने काफी अपमानजनक शब्द का उन्होंने व्यवहार किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ भारत के वो हजारों शहीद देश के हर कोने में जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए अपनी जीवन की शहादत दी, उनका अपमान किया। और कहीं न कहीं भगवान राम का भी इस प्रकार से उन्होंने जो टिप्पणी दी, कहीं न कहीं श्री भगवान राम का भी उन्होंने निरादर किया। और इसीलिए इस टिप्पणी की निंदा हम पूरी पार्टी और पूरे देश को करनी चाहिए। राहुल गांधी मोहन भागवत की जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, वो बयान मोहन भागवत ने 2 दिन पहले 13 जनवरी को इंदौर में दिया था। लेकिन उस दिन मोहन भागवत ने यह नहीं कहा था कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि आजादी तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मिली। असल में मोहन भागवत ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को देश को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी और पिछले साल 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो भारतवर्ष के वास्तविक मूल्यों की स्थापना हुई, भारत को आध्यात्मिक स्वतंत्रता मिली। मोहन भागवत ने जो कहा वो पूरा बयान मैं आपको सुनवा देता हूं। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ है। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं हुई, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आता। हम 47 में स्वतंत्र हुए, हमारे साथ इसराइल चला, हमारे साथ जापान ने चलना प्रारंभ किया, वो कहाँ के कहाँ पहुंच गया। हम पूरा समय लोगों के रोजी रोटी की ही चिंता करते रहे, समाजवाद वगैरह वगैरह सारी बातें करते हैं, गरीबी हटाओ वगैरह सारे नारे देते हैं। कुछ हुआ क्या? भारत की रोजी रोटी का भी रास्ता राम मंदिर के प्रवेश द्वार से जाता है, ये ध्यान रखो। ये जो पूरा आंदोलन था भारत के स्व के जागृति के लिए था। भारत फिर से भारत बनकर अपने पैरों पर खड़ा होकर दुनिया को दिग्दर्शित करे, इसलिए था।
अयोध्या में जो 1000 वर्षों से कलहों की परंपरा चली थी वो समाप्त हो जाए और अयोध्या वास्तव में अयोध्या बने, इसलिए था। और वही होगा, वही हो रहा है। पिछले वर्ष प्रतिष्ठा हुई, वो तो हम सबने अनुभव किया। सारे देश का वातावरण, कोई कलह नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और रामलला के जीवन के मूल्यों की, धर्म के मर्यादा की स्थापना की बात सब जगह की गई है, सब मंचों से की गई। आगे बढ़ना है। मोहन भागवत के जिस बयान का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे, वो बयान मैंने आपको पूरा का पूरा सुनवा दिया। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो राहुल को राजनीतिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक आजादी में फर्क नहीं मालूम, या फिर वो जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। मुझे दूसरी वाली बात सही लगती है। लेकिन राहुल गांधी द्वारा मोहन भागवत को देशद्रोही कहने पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये राहुल का पुराना एजेंडा है। कभी वो कहते हैं कि आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने में लगे हैं, कभी कहते हैं आरएसएस एक सीक्रेट सोसाइटी है। लेकिन इस बार राहुल गांधी इसलिए फंस गए क्योंकि उन्होंने मोहन भागवत की बात को मिसकोट किया। आधी बात बताकर राहुल गांधी ने यह इंप्रेशन दिया जैसे मोहन भागवत ने आजादी की एक नई डेट दे दी हो। मोहन भागवत ने जो कहा उसकी एक बैकग्राउंड है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने में 500 साल लग गए। आरएसएस ने इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। इसी कॉन्टेक्स्ट में मोहन भागवत ने भारत की आध्यात्मिक आजादी का जिक्र किया। पर राहुल गांधी तो राम मंदिर को एक पॉलिटिकल एजेंडा मानते हैं। वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इसलिए नहीं गए क्योंकि उसे बीजेपी का कार्यक्रम उन्होंने बताया था। ये उनके विचार हैं। इन विचारों को एक्सप्रेस करने का उन्हें पूरा अधिकार है। लेकिन मोहन भागवत जैसे देशभक्त की निष्ठा पर सवाल उठाना, उन्हें देशद्रोही कहना, यह गलत है। आरएसएस के विचार से आप असहमत हो सकते हैं, आप आरएसएस का विरोध कर सकते हैं, पर आरएसएस की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब बात करते हैं राजनीति की। दिल्ली में चुनावी गर्मी आज और बढ़ गई। आज अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत, रमेश बिधूड़ी, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय जैसे तमाम नेताओं ने नॉमिनेशन फाइल किए। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने 2 सीटों से उम्मीदवार बदल दिए। नरेला से दिनेश भारद्वाज की जगह शरद चौहान को कैंडिडेट बनाया गया है। शरद चौहान नरेला से सिटिंग एमएलए हैं। उन्होंने पहले केजरीवाल ने उनका टिकट काट दिया था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्हें फिर मैदान में उतारने का फैसला किया। इसके अलावा केजरीवाल ने हरिनगर से राजकुमारी ढिल्लों का टिकट काट करके सुरेंद्र सेतिया को मैदान में उतारा है। हालांकि इस खबर की चर्चा ज्यादा नहीं हुई क्योंकि प्रवेश वर्मा का कारनामा सब पर भारी पड़ गया। नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव के मैदान में हैं। आज केजरीवाल ने भी पर्चा भरा और प्रवेश वर्मा ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया। लेकिन नॉमिनेशन फाइल करने से पहले प्रवेश वर्मा वाल्मीकि मंदिर गए। वहां उन्होंने महिलाओं को जूते बांटे। प्रवेश वर्मा ने यह काम चोरी छुपे नहीं किया। गाड़ी में नए जूते भरकर ले गए थे। मंदिर में जूते लेने के लिए महिलाएं पहुंच चुकी थीं। प्रवेश वर्मा ने कैमरों के सामने महिलाओं को नए जूते पहनाए। चुनाव के मौके पर प्रवेश वर्मा की इस दरिया दिली का वीडियो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बिना देर के इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचा दिया। प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। चुनाव आयोग ने भी तुरंत एक्शन लिया। मंदिर बार पुलिस स्टेशन के एसएचओ को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और इसके बाद प्रवेश वर्मा के खिलाफ इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का केस दर्ज किया गया। इससे केजरीवाल प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा प्रवेश वर्मा दिल्ली की जनता को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता एक जोड़ी जूते या एक साड़ी में बिकने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता को आप एक जूते की जोड़ी से खरीदने की कोशिश कर रहे हो। दिल्ली की जनता को 1100 रुपये में खरीदने की कोशिश कर रहे हो। दिल्ली की जनता 1100 रुपये में बिकने वाली नहीं है। तो ये अलग किस्म का, वो जब आप 5 साल 10 साल कुछ काम ना करें, चुनाव के 1 महीने पहले आके
आप वहाँ की जनता में आप सोचें, आप खुलेआम कह रहे हो कि मैं तो पैसे से खरीद लूँगा लोगों को, तो आप इस तरह की बातें करें तो फिर जनता देख रही है। पहले बीजेपी के लोग कहते थे कि केजरीवाल मुफ्त बिजली पानी की बात करके जनता को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल पिछले एक हफ्ते से पैसे, साड़ी, चादर, जूते और सोने की चेन बांटने के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन प्रवेश वर्मा भी रोज नया काम कर देते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन उनके तेवर जरा भी नहीं बदले। आज प्रवेश ने कहा कि केजरीवाल उनका नाम जपने के बजाय हरि भजन करें तो नैया पार हो जाए। प्रवेश वर्मा ने कहा केजरीवाल को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, ये उनकी हार का डर है, इसीलिए वो इस तरह के गलत और झूठे आरोप लगा रहे हैं। कि आप जूते बांट रहे हैं, आप कपड़े बांट रहे हैं, आप सोने की चेन बांट रहे हैं, आप पैसे बांट रहे हैं इलाके में। मैं उनको कह रहा हूं कि सुबह सुबह ईश्वर का नाम लेना चाहिए, राम का नाम लेना चाहिए, वाल्मीकि भगवान का नाम लेना चाहिए। मेरा नाम लेने से क्या होगा? अच्छा, वोटर लिस्ट को लेके सवाल उठाया जा रहा है कि तमाम एमपी और सांसदों के घर पे वोट बना रहे हैं। बात कह रहे हैं, राहुल गांधी के घर में 24 वोट है, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं है, तो वहाँ पे 24 वोट कैसे बना? सारे एमपी जो भी मंत्री हैं सबके घर में 20-25 वोट है ना, आम बात है। उनके सर्वेंट्स होते हैं, उनका स्टाफ होता है, उनका परिवार वहीं रहता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको डर का, जो हार का डर सता रहा है, इसलिए वो ये सारे झूठ बोल रहे हैं। क्या उम्मीद आप करते हैं, कितने वोट से आप लग रहा है कि आप जीत रहे हैं इस बार, अगर आप दावा? केजरीवाल की जमानत जब्त हो रही है नई दिल्ली विधानसभा में। ये इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। प्रवेश वर्मा कुछ भी गए, लेकिन वो गड़बड़ तो कर रहे हैं। नॉमिनेशन से पहले उन्होंने वाल्मीकि मंदिर में महिलाओं को जूते बांटे और इसके बाद घर बुलाकर महिला समर्थकों को साड़ियां भी गिफ्ट की। प्रवेश वर्मा पर्चा भरने के बाद जब घर लौटे तो उनको घर के बाहर महिलाओं की लाइन लगी थी। पता लगा कि महिलाओं को साड़ी और शॉल बांटे जा रहे हैं। हमारे संवाददाता संजय शाह प्रवेश के घर पहुंचे तो बहुत सी महिलाएं साड़ियां लेकर जाती हुई दिखाई दी। इन महिलाओं ने कहा वो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, प्रवेश वर्मा के जुलूस में शामिल हुई थी, इसलिए सम्मान के तौर पर उन्हें ये साड़ी और शॉल दिए गए हैं। इसमें गलत क्या है? प्रवेश भैया के पास से आए, हम उनके कार्यकर्ता हैं, इसलिए हमें साड़ी नहीं गिफ्ट मिला हुआ है। भैया के साथ काम करते हैं, उन्होंने हमें प्यार से गिफ्ट दिया है, लुभाया नहीं है, ना वोट मांग रहे हैं। वो तो हम उनसे मिलने आए, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया है। तो कह रहे थे कि तुमको चलो वहाँ साड़ी देंगे और वहाँ मिलेगी। साड़ी दिया, ये साड़ी पहन के और कमल में मोहर लगा जिताना। केजरीवाल जी आपके पास है, आप भी लंगर लुटा दीजिए, आपको फिर झाड़ू पे बैठा देंगे। हम आपको बैठाने को तैयार है झाड़ू पे, मगर हम झाड़ू मारेंगे, झाड़ू देंगे नहीं। अभी साड़ी मिल गई? हाँ मिली है, सम्मान पे दी है। सम्मान मिला है, सम्मान से तो साड़ी मिलेगी। केजरीवाल नहीं, ये तो हमारे सबकी इकट्ठा करके, मगर ये कि केजरीवाल ने ऐसा कुछ करा नहीं है। तो हमारे लोगों को कुछ करा होता तो हम उसके लिए कुछ सोचते। आज उनके द्वारा मान सम्मान से दी गई बहनों को साड़ी, आज उनका वोट दिख रहा है सबको, ये उस तरीके से नहीं दिया गया है, ये उनका मान दिया गया। तो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, अपनी बहनों को प्यार दे रहे हैं अपना, तो क्या वो है? ये हाथ पकड़ के वोट तो नहीं डलवा रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को परेशान तो कर दिया है, लेकिन प्रवेश वर्मा की हरकतों से और रमेश बिधूड़ी के बयानों से आम आदमी पार्टी की चांदी है। बीजेपी के दोनों नेता केजरीवाल को बोलने के लिए खूब मसाला दे रहे हैं। वैसे चुनाव में वोटों के लिए मुफ्त का माल बांटना कोई नई बात नहीं है। चुनाव के दौरान नेता ये काम चोरी छुपे करते हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा जो कर रहे हैं खुलेआम कर रहे हैं और कह रहे हैं। और अच्छी बात यह कि चुनाव आयोग ने उनकी इस हरकत का संज्ञान लिया है, एफआईआर दर्ज हो गई है और एक्शन भी होगा। वैसे मुश्किल अरविंद केजरीवाल की भी बढ़ती जा रही है। होम मिनिस्ट्री ने शराब घोटाले के केस में ईडी को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी। ईडी ने पिछले साल 4 दिसंबर को उपराज्यपाल को लेटर लिखा था, जिसमें पीएमएलए के तहत केजरीवाल और सिसोदिया को प्रोसिक्यूट करने की परमिशन मांगी गई थी। 11 दिसंबर को वीके सक्सेना ने अनुमति देकर यह फाइल होम मिनिस्ट्री को भेज दी थी और होम मिनिस्ट्री ने यह फाइल क्लियर कर दी है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जमानत पर हैं।
ईडी ने अपनी चार्जशीट में केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड और किंगपिन बताया है। शराब माफिया से 100 करोड़ की वसूली का इल्जाम लगाया है। अब दिल्ली के चुनाव में शराब घोटाले का जिन फिर से बाहर आएगा, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज कहा कि चुनाव के वक्त होम मिनिस्ट्री की परमिशन इस बात का सबूत है कि बीजेपी घबरा गई है। अब सरकारी सिस्टम के जरिए केजरीवाल को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन केजरीवाल इन पैंतरों से डरने वाले नहीं हैं। ये सारा घोटाला ये करके दिल्ली की जनता का इन्होंने महीनों बर्बाद कर दिए, सालों बर्बाद कर दिए, काम में परेशान करने की कोशिश की है। उसका नतीजा कुछ निकला नहीं, सभी बेल में बाहर आ गए हैं। कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि इस कोर्ट में रत्ती भर भी कुछ भी नहीं है और इट इज़ वेरी क्लियर दैट कि ये षड्यंत्र का एक जरिया है। अभी जो ये लेकर आए हैं, मुझे ये लग रहा है कि ये भी तो सर्वे कराते होंगे, सर्वे में इनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल भारी मतों से और मेजॉरिटी ऑफ सीट्स के साथ दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। तो जब इनके हाथ से चुनाव जा चुका है, इनके तो प्रचार भी शुरू अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं कि कहीं पे, तो जब इनके हाथ से चुनाव जा चुका है तो वही ओल्ड फॉर्मूला को फिर लेके आ रहे हैं। लेकिन बांसुरी स्वराज ने कहा कि होम मिनिस्ट्री की मंजूरी तो सिर्फ प्रोसेस का हिस्सा है, केस तो अदालत में चलेगा, इसलिए इस मुद्दे को राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं होगा। बांसुरी स्वराज ने कहा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं के कारनामे अब जनता जान गई है और इस बार जनता की अदालत में सबका हिसाब होगा। अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी हमेशा ऐसी गतिविधियों में रही है जो देश विरोधी रही है, जो जन विरोधी रही है। इसे स्वाभाविक की बात है कि इसीलिए मुकदमा चलाने की परमिशन दी गई है। अब मैं आपको इस मामले में कांग्रेस की बात सुनाता हूं। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने शराब घोटाले के केस में केजरीवाल को घेरा। संदीप दीक्षित ने कहा, शराब घोटाला तो कांग्रेस ने उजागर किया था। केजरीवाल ने अपने करप्शन को छुपाने के लिए सीजे रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। संदीप दीक्षित ने कहा कि शराब घोटाले के केस में कोर्ट का फैसला आने में तो वक्त लगेगा, लेकिन दिल्ली की जनता चुनाव में केजरीवाल को सजा सुना देगी। अब देखो, अभी 2-4-5 दिन पहले जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी, जिसने कहा था कि 6 महीने में 2000 करोड़ का घोटाला, यानी अगर वो नीति बंद नहीं की गई होती, कांग्रेस ने जो कंप्लेंट की थी, और 4-4.5 साल चली होती, तो आप 1 साल में 4000 करोड़ और 4 साल में 16-17 हजार करोड़ का उसमें नुकसान हो गया होता। और आपको मालूम है कि जब इतनी बड़ी बदमाशी होती है और आप प्राइवेट सेक्टर को, ठेकेदारों को 15-16 हजार करोड़ का फ़ायदा देते हो, तो उसमें अगर 10% भी मान लो तो भी आप समझो 1200, 1500, 1600 करोड़ रुपया तो जरूर इधर से उधर गया होगा। और किसके पास गया होगा? स्वाभाविक है भाई, जो मदद करता है उसको जाते हैं ना। ये तो है नहीं कि कोई अपने दान पुण्य में लुटा दिया होगा ठेकेदारों ने शराब के। इतनी बड़ी डील हुई होगी, तो इस पे तो केस हमको उसी समय से लग रहा था कि बनेगा। फिर आपने देखा होगा क्या टिप्पणी आई हाई कोर्ट की, जिन कोर्टों की, जिन सीएजी की रिपोर्ट की कस्में खाया करते थे केजरीवाल, आज वही कोर्ट, वही सीएजी जो है उन पर रोज लांछन लगा रहा है। और कोर्ट ने ये कहा कि आपने जो ये रिपोर्ट नहीं आने दी दिल्ली की असेंबली में, इसका मतलब है आप बेईमान हो, बेईमानी की झलक पड़ती है। भाई बेईमान तो कोर्ट कहेगा अपने जजमेंट के बाद, लेकिन उसने कहा बेईमानी की झलक आती है। इतना ही बहुत बड़ा है। आज तक शायद कभी कोर्ट ने किसी सरकार को बेईमान नहीं कहा। अब संदीप दीक्षित कुछ भी कहें, दिल्ली के चुनाव में ईडी की एंट्री को लेकर सबसे ज्यादा फजीहत कांग्रेस की होगी। जब केजरीवाल इस केस में जेल गए थे तो सोनिया गांधी ने पब्लिक मीटिंग में उनकी वाइफ सुनीता को अपने पास बिठाया था, केजरीवाल को सपोर्ट किया था। लेकिन अब दिल्ली के चुनाव में संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि केजरीवाल ने शराब के केस में 1500-1600 करोड़ रुपए बनाए, उन पर एक्शन होना चाहिए। पर आज सुबह राहुल गांधी कह रहे थे कि सरकार ईडी का मिसयूज करके विरोधी नेताओं को डराती है। अब लोग इनमें से कांग्रेस की किस बात पर यकीन करें, यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर आई। इंडिया अलायंस के नेताओं ने दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी को पूरा सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है,
जब इंडिया अलायंस बना था तो यही तय हुआ था कि जहां जो रीजनल पार्टी मजबूत होगी दूसरी पार्टियां उसे सपोर्ट करेंगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में केजरीवाल का साथ देने का फैसला किया है। इससे इंडिया अलायंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की। उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। सवाल दिल्ली का है, बीजेपी हारे ये हमारा मकसद है और यही मकसद कांग्रेस का है, यही मकसद समाजवादी पार्टी का, यही मकसद आपका है। तो जब मकसद एक है तो झूठ सच कुछ नहीं, हमें केवल ये देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई दल नहीं। जो बात अखिलेश ने कही वही बात दूसरे शब्दों में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने भी कही। अभिषेक बैनर्जी ने आज कहा कि कांग्रेस तो दिल्ली में लड़ाई में दिख ही नहीं रही है। दिल्ली में मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस की वजह से बीजेपी को फायदा होगा। बैनर्जी ने कहा कि इंडिया अलायंस बीजेपी को हराने के लिए बना था, इसलिए अगर गठबंधन की सारी पार्टियां केजरीवाल के साथ हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। যেমন দিল্লিতে আপের সরকার গতবার 70টা আসনের মধ্যে आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीती थीं। जहां उनके पास ताकत होगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जहां कांग्रेस ताकतवर होगी हम कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। जहां डीएमके पावर में होगी हम वहां उसका समर्थन करेंगे। इंडिया अलायंस में साफ तौर पर यह कहा गया था। आपको क्या लगता है दिल्ली में बीजेपी को कौन हरा सकता है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? आम आदमी पार्टी ही वहां बीजेपी को हरा सकती है। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब आतिशी सीएम हैं। अगर बीजेपी को हराना हमारा मकसद है तो फिर पूरी ताकत से लड़कर उन्हें कमजोर क्यों ना करें? यही मेरा सवाल है। मैं उसे मजबूत करूंगा जो पूरी ताकत से बीजेपी से लड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा। শক্তি প্রয়োগ করে লড়ছে। अब सवाल है कि अखिलेश यादव और अभिषेक बैनर्जी ने केजरीवाल को सपोर्ट क्यों किया, कांग्रेस को क्यों छोड़ा? समाजवादी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस, इन पार्टियों की कांग्रेस पर कोई डिपेंडेंस नहीं है। दोनों अपने अपने राज्यों में बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम है। इसी तरह केजरीवाल भी दिल्ली में कांग्रेस को हराकर पावर में आए थे। उन्हें भी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अखिलेश हो, अभिषेक हो या केजरीवाल हो, ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, ये नेचुरल है। यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सहारे है, बंगाल में कांग्रेस का कोई बेस नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है जिसने 70 साल तक राज किया, इसलिए सारी मोदी विरोधी पार्टियों को कांग्रेस की लीडरशिप स्वीकार करनी चाहिए। आज भी राहुल ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस वो पार्टी है जो बीजेपी को रोक सकती है। पर मुसीबत है कि ज्यादातर रीजनल पार्टियों के नेता मानते हैं कि कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करने में बार बार फेल हुई है। अब ममता बनर्जी या स्टालिन जैसे किसी लीडर को कमान संभालनी चाहिए जिन्होंने बीजेपी को हरा कर दिखाया है, और ये कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। अब मैं आपको दिखाता हूं महाकुंभ का नजारा। प्रयागराज के महाकुंभ की चर्चा इस समय पूरे विश्व में हो रही है। दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। 42 देशों के लोग महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, साधु संतों के प्रवचन सुन रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं। सनातन परंपरा के मुताबिक अपने गुरु से दीक्षा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा
एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की वाइफ लॉरेन पॉल की हो रही है। महाकुंभ में आज लॉरेन पॉल ने निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज से दीक्षा ली। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी ने लॉरेन पॉल को भगवती काली का बीज मंत्र देकर दीक्षा दी। लॉरेन महाकुंभ शुरू होने से पहले ही भारत आ गई थी। 13 जनवरी को महाकुंभ में पहले दिन संगम में डुबकी लगाई, फिर साधु संतों के साथ मकर संक्रांति के अवसर पर सुबह सुबह अमृत स्नान किया और इसके बाद आज विधिवत तौर पर गुरु से दीक्षा ली। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कुंभ में ऐसे संतों का दरबार भी सजा है जो विदेशी हैं, जन्म से सनातनी नहीं है, लेकिन अब पूरी तरह से सनातन के रंग में रंगे हुए हैं और दुनिया भर में सनातन का प्रचार कर रहे हैं। जापान से ऐसी एक महिला संत महाकुंभ में पहुंची हैं। नाम है केइको अकावा। उम्र है 88 साल। अकावा ने जापान में हिंदुत्व के बारे में सुना, फिर सनातन के बारे में अध्ययन शुरू किया। 20 साल पहले भारत आई, पायलट बाबा से मिली, हिमालय में घूमी, साधना की और अब मां मंडलेश्वर बन गई हैं। गुरु ने नाम दिया है मां मंडलेश्वर कैलागिरी। अब 88 साल की कैलागिरी केइको अकावा प्रयागराज में धूनी रमाए हुए हैं। विदेशों से आए भक्तों को सत्य, सनातन और शिव की महिमा समझा रही हैं। विदेशों से बड़ी संख्या में भक्त प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आज भी 10 मुल्कों के 21 मेंबर्स का एक डेलीगेशन प्रयागराज पहुंचा। इसमें साउथ अफ्रीका, मलेशिया, यूएई, गयाना, ऑस्ट्रिया और जर्मनी जैसे देशों के लोग शामिल हैं। ये लोग अपनी जड़ें खोजते हुए प्रयागराज पहुंचे हैं। किसी के पूर्वज 100 साल पहले तो किसी के पूर्वज 200 साल पहले दूसरे देशों में जाकर बस गए थे। इन लोगों ने कहा वो आज भी भारत के साथ अपना लगाव महसूस करते हैं, अपने अतीत को जानना चाहते हैं, अपनी मिट्टी की खुशबू को फिर से महसूस करना चाहते हैं और इसके लिए महाकुंभ से अच्छा और कोई अवसर नहीं हो सकता, इसीलिए वो प्रयागराज आए हैं। I'm Salil Azab. I'm coming from UAE, and I'm super excited to be here today. First time to hear about the whole festival, the biggest religious festival in the whole world. I'm so excited to show it to the Middle East, what's happening, how many people are gathering, and what's the rituals and everything about it. Hi, I'm Lisa Narain, and I'm from Guyana. I'm very excited and very honored to be here. Honestly, I feel blessed to be here, to be able to attend and be a part of this beautiful, beautiful festival, yes. My name is Dinesh Prasad. I'm from Georgetown, Guyana. I'm very thankful. I have really mixed emotions right now, goosebumps. It is something I've been looking forward to all my life. I am Bianca and I'm from South Africa. I'm excited, I'm nervous. I know that's a gathering of 400 million people across the next couple of months. So yeah, I'm very, very excited to see what's it all about. It is incredibly, it's overwhelming actually in a good way because it's been done up so beautifully. There's so many people here and it's an exciting feeling to be a part of something like this, especially because it happens every 12 years, दुनिया के कोने कोने से आए लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हैं कि 40 करोड़ लोग महाकुंभ में आएंगे और उनके लिए व्यवस्थाएं कितनी सशक्त की गई हैं। आपको भी महाकुंभ जाना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते, घर पर बैठकर महाकुंभ का अद्भुत नज़ारा देखना चाहते हैं, सनातन की शक्ति का एहसास करना चाहते हैं, तो आप इंडिया टीवी का नया चैनल महाकुंभ 24/7 देखें। संगम पर भक्ति के सैलाब से जुड़ी हर खबर 24 घंटे आपको अपने स्मार्ट टीवी पर मिलेगी। महाकुंभ 24/7 आप YouTube पर भी देख सकते हैं। श्रद्धा के दिव्य आयोजन से जुड़ी पल पल की जानकारी देने वाले इस चैनल की पिछले 3 दिन में 6 गुना ग्रोथ हुई है। लाखों लोग महाकुंभ 24/7 के जरिए भक्ति और शक्ति का अनूठा संगम देख रहे हैं। महाकुंभ प्रयागराज, लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब, महाकुंभ का
अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं लाइव 24/7 इंडिया टीवी के स्मार्ट टीवी ऐप और YouTube पर इंडिया टीवी महाकुंभ चैनल डाउनलोड नाउ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का इनॉग्रेशन किया। नवी मुंबई के खारघर में बना यह मंदिर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है। इस मंदिर का नाम है श्री श्री राधा मदन मोहन। 9 एकड़ एरिया में बने इस इस्कॉन टेम्पल में राधा कृष्ण के मंदिर के साथ साथ एक वैदिक शिक्षा केंद्र, ऑडिटोरियम और हीलिंग सेंटर भी बनाया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय परंपराओं और वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार है। मोदी ने मंदिर में यज्ञ किया, राधा कृष्ण के मंदिर में पूजा की। इसके बाद मोदी ने कहा कि सनातन को समझना है, भारत की संस्कृति और संस्कार को जानना है तो सेवा भाव जरूरी है, क्योंकि सनातन का मूल ही सेवा भाव है। हमारा भारत एक असाधारण और अद्भुत भूमि है। भारत केवल भौगोलिक सीमाओं में बंधा भूमि का एक टुकड़ा मात्र नहीं है। भारत एक जीवंत धरती है, एक जीवन संस्कृति है, जीवन परंपरा है। और यहां का अध्यात्म, इसलिए यदि भारत को समझना है तो हमें पहले जो लोग दुनिया को केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं, उन्हें भारत भी अलग अलग भाषा और प्रांतों का समूह नजर आता है। लेकिन जब आप इस सांस्कृतिक चेतना से अपनी आत्मा को जोड़ते हैं, तब आपको भारत के विराट रूप के दर्शन होते हैं। हमारी आध्यात्मिक संस्कृति की नींव का प्रमुख आधार सेवा भाव है। मुझे संतोष है कि हमारी सरकार भी इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों के हित में काम कर रही है। सेवा की यही भावना सच्चा सामाजिक न्याय लाती है, सच्चे सेक्युलरिज्म का प्रतीक है। इस्कॉन में मोदी ने सनातन की बात की, सेवा की बात की, शास्त्रों की बात की, लेकिन इससे थोड़ी देर पहले उन्होंने शक्ति की बात की, शस्त्रों की बात की। मंदिर का उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह नेवी के 3 बड़े वॉरशिप्स INS सूरत, INS नीलगिरी और INS बागशीर को देश को समर्पित किया। INS सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक वॉरशिप्स में से एक है, जो कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। INS नीलगिरी एक ऐसा वॉरशिप है जिसमें एडवांस सेंसर और वेपन सिस्टम लगे हुए हैं, जबकि INS बागशीर एक पनडुब्बी है जो एंटी शिप मिसाइल्स और एडवांस सोनार सिस्टम से लैस है। सबसे बड़ी बात है कि तीनों वॉरशिप्स मेड इन इंडिया हैं, भारत में बने हैं। ताकत में काफी वृद्धि होगी। मैंने आपको दिखाया कैसे मोदी ने शास्त्रों की बात की, अध्यात्म की बात की, सेवा भाव की बात की, और फिर नेवल बेस पर शस्त्रों की बात की, शक्ति की बात की, और इन सारी बातों की खूब चर्चा हुई। लेकिन जो बात बाहर नहीं आई वो भी सेवा की बात थी। आज मुंबई में नरेंद्र मोदी ने महायुति के विधायकों से मुलाकात की। महाराष्ट्र में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद, सरकार बनने के बाद एक क्लोज डोर मीटिंग हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी ने विधायकों को सेवा भाव की महिमा समझाई। पार्टी के नेताओं से कहा, अगर राजनीति में आए हैं तो जनता उनका भगवान है और जन सेवा ही आपकी पूजा है, इसलिए जमीन से जुड़े रहिए। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की ये बात महाराष्ट्र के विधायकों को
बहुत काम आएगी। साउथ कोरिया में आज जो देखने को मिला वो चौंकाने वाला है। यहां पहली बार एक सिटिंग प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन प्रेसिडेंट यून सुक योल की गिरफ्तारी से पहले राजधानी सोल में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। जब करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के अफसर राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने पहुंचे तो प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। प्रेसिडेंट को बचाने के लिए प्रेसिडेंट हाउस के चारों तरफ कांटों वाले तार लगाए गए थे। हालांकि CIO के अधिकारियों ने वायर कटर से इन तारों को काटा और वो प्रेसिडेंट यून सुक योल को गिरफ्तार करके ले गए। प्रेसिडेंट यून सुक योल पर करप्शन का आरोप है। इससे पहले 3 जनवरी को भी राष्ट्रपति को अरेस्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब जांच एजेंसियों को इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई थी। आज प्रेसिडेंट योल ने कहा उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए खुद को जांच एजेंसी के हवाले किया है। प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी के बाद उनके विरोधियों ने राजधानी सोल में जमकर जश्न मनाया। वहीं प्रेसिडेंट योल के सपोर्टर्स ने उनकी गिरफ्तारी को कानून के खिलाफ बताया। फिलहाल साउथ कोरिया के फाइनेंस मिनिस्टर को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है।